नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं आपके लिए प्राइम डिबेट। दोस्तों, आज केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। फैसला ये कि 30 नवंबर 1966 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा ये प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में अब शिरकत कर सकेंगे। 1966 में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने एक मेमोरेंडम जारी कर यह प्रतिबंध लगाया था कि संघ और जमाते इस्लामी, ये दो संगठन थे, किसी भी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते। दोस्तों, दरअसल जब से यानी 1925 में संघ की स्थापना राष्ट्रवाद के मकसद से केवी हेडगेवार ने की थी, तब से लेकर आज तक 4 बार संघ को प्रतिबंधित किया गया। पहला प्रतिबंध 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था, जिसे 18 महीने बाद यानी जुलाई 1949 में हटाया गया। 2 शर्तें थी तब इसे हटाने के लिए। पहला तो ये कि संघ को अपना संविधान घोषित करना होगा और दूसरा ये कि राजनीतिक गतिविधियों से संघ दूर रहेगा। इसके बाद दूसरा मौका रहा 1966 का, जब संघ पर प्रतिबंध इंदिरा सरकार में लगा। 1975 के आपातकाल में तीसरी बार संघ पर प्रतिबंध इंदिरा सरकार नहीं लगाया, जो 2 साल के बाद हटा लिया गया। जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में संघ से यह प्रतिबंध हटा लिया। चौथा मौका रहा 1992 के अयोध्या विवाद के हिंसा के बाद संघ पर फिर बैन लगाया गया, जिसे 4 जून 1993 को हटाया गया। दोस्तों, दरअसल ये फैसला ऐसे ही नहीं आया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा माना जा रहा था कि संघ और सरकार के बीच तनातनी का दौर रहा, जिसका नुकसान बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को उठाना पड़ा। सरकार बनने के बाद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की मोदी सरकार को नसीहत उसी नाराजगी की बानगी कही जा सकती है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब एक बार फिर कोशिश शुरू हुई है कि ये रिश्ता कैसे बेहतर हो सके। दोस्तों, वक्त के साथ संघ का विस्तार इतना व्यापक हो चुका है कि भावी चुनौतियों का सामना बगैर संघ बीजेपी करने में असमर्थ कही जा सकती है। समझिए, आज देश में संघ की करीब 73,000 शाखाएं सक्रिय हैं, करीब 60 लाख सक्रिय सदस्य हैं। मोदी सरकार के दौरान यानी 2014 से संघ की शाखाओं में करीब 54% का इजाफा हुआ है। दोस्तों, इतना ही नहीं, देश के करीब 95% हिस्से में संघ की शाखाएं लग रही हैं। यानी संघ आज एक व्यापक संगठन के रूप में अपना पहचान बना चुका है। ऐसे में भले ही आम सभा चुनाव के वक्त चाहे जो कहा गया हो, लेकिन यह हकीकत है कि बगैर संघ के शरण में गए बीजेपी का भला होना संभव ही नहीं है। दोस्तों, सरकार के इस फैसले को लेकर सियासत भी चरम पर है। विपक्षी दल जो पहले भी संघ की विचारधारा को विघटनकारी कहते रहे हैं, वो आज फिर इस फैसले के बाद हमलावर हैं। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये बयान। ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता, वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी। क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ओवैसी का ये बयान है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि संविधान बदलने की मंशा अधूरी रहने पर ऐसा फैसला लिया गया है। पिछले दरवाजे से संघ को कब्जे में लेने की कोशिश है। सरदार पटेल को दिए संघ के आश्वासन का ये खुला उल्लंघन है। यानी कुल मिलाकर ये आरोप लग रहा है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि संघ किसी न किसी रास्ते सरकारी दफ्तरों में प्रवेश करेगा। हालांकि ये बात अलग है कि संघ के क्रियाकलाप को लेकर के लगभग हर वक्त सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है
कि 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत चीन युद्ध में योगदान के लिए संघ के सदस्यों को गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित कर चुके हैं। यह भी इतिहास का एक हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर अब इस मामले में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। हालांकि सवाल तो यही है कि संघ की उत्पत्ति जिस दिन से हुई है, यानी 1925 से, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। मकसद रखा गया था राष्ट्रवाद का। तब उस समय केवल करीब 6 लाख सदस्य थे इसके, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़ कर के, जैसा कि मैंने बताया, कि करीब 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में 73,000 शाखाएं 45,000 जगहों पर लग रही है, और देश के विभिन्न हिस्सों में अगर इसकी प्रतिशत देखी जाए तो करीब 95% हिस्सों में आज संघ की शाखाएं सक्रिय हैं। तो ये वक्त क्यों चुना गया? 10 साल का वक्त लग गया। इसके पहले भी अटल सरकार थी केंद्र में। क्या उस वक्त ये फैसला नहीं लिया जा सकता था? आज ये फैसला क्यों लिया गया है कि 30 नवंबर 1966 को जो मेमोरेंडम जारी किया गया था सरकारी कर्मचारियों का कि जमाते इस्लामी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा, आज उसे अचानक क्यों हटाना पड़ा? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे और निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि मैं देख रहा था अलग अलग जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, यानी इंडिया ब्लॉक जिसको कह सकते हैं आप, उनके नेताओं की प्रतिक्रिया काफ़ी तीखी आ रही है इस फैसले को लेकर के। जबकि एनडीए की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे ऐतिहासिक फैसला बताती है, स्वागत करती है। तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, संविधान की बात की जा रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जब इस पर सवाल पूछा गया तो मैं सुन रहा था कि राहुल गांधी ने इस पर कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर दिया और कहा कि उनके एजेंडे में अभी नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है वही है, और इस पर कुछ भी बोलते हुए वो नज़र नहीं आए। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनका परिचय करा दें। धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेता कांग्रेस अमित तिवारी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। आशीष तिवारी, बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। आपसे हम इस फैसले को लेकर के सत्तारूढ़ दल का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। और प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल सम्राट चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सम्राट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे आज आशीष से। आशीष जी, भाई जाहिर सी बात है आपके लिए तो ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन विपक्षी दलों को ये नागवार गुजर रहा है। जी, वो गाना है तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो मिर्ची लगी है तो लगती रहे, लेकिन आप ये बात समझिए कि संघ को 3 से 4 बार प्रतिबंधित करा गया। कांग्रेस की सरकार में ज्यादातर ये प्रतिबंध लगाया गया जी। और ये प्रतिबंध हर बार कोर्ट के द्वारा हटाया गया। आप ये देखिए, आप इसमें आपने अपनी इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि ये प्रतिबंध अगर हटाया तो हटाया किसने। लगाने वाले तो कांग्रेसी थे, लेकिन हटाने वाली कोर्ट थी। और निश्चित तौर पर ये एक कि केंद्रीय जो कर्मचारी हैं वो भी अब जा सकते हैं। तो देखिए, ये कोई आतंकवादियों का संगठन तो है नहीं कि नहीं आप उसमें नहीं जा सकते। एक मानव निर्माण की, देश निर्माण की भावना सभी, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि संघ के अंदर वो भावना है जो मानव निर्माण करते हैं, जो देश निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कोई भी देश में डिजास्टर हो, उससे लेकर और कुछ भी देश का भला करने वाली अगर जो भी काम होते हैं उसमें संघ हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो अगर ये एक फैसला लिया गया है तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी कोई इसमें आपत्ति विपत्ति का कोई प्रश्न है। और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि AIMIM के ओवैसी ओवैसी बता रहे थे, मतलब जय फिलिस्तीन संसद के अंदर बोलने वाले व्यक्ति अगर संघ को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे तो ये बड़ी थोड़ी सी मजाक वाली बात हो जाएगी। संघ के योगदान को सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, सराहते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने भी
परेड में आमंत्रित करा था। तो निश्चित तौर पर संघ की एक महती भूमिका है इस देश के लिए, और जो संघ का व्यक्ति है वो हमेशा इस देश को प्रथम रखता है अपने जीवन के आगे। इसमें तो आपने देखा कि पूर्णकालिक से लेकर जो लोग देश की सेवा के लिए शादियां तक नहीं करते हैं, अब उनके ऊपर कोई अगर प्रश्न उठाएगा तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सा हास्यास्पद हो जाएगा। संघ के विषय में जो भी मैं अभी जितने पैनलिस्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि संघ के लिए जब भी कोई संघ के विषय में बात करे तो निश्चित तौर पर मर्यादा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि संघ के ऊपर आप राजनीतिक टिप्पणियां वैसे कर लो, लेकिन ऐसा देखना कि संघ की मर्यादा कहीं भंग होती हुई ना दिखे। क्योंकि आप विषय है, आप विषय में आप बात कर सकते हैं, आप सवाल करेंगे, हम उसके जवाब भी दे देंगे, लेकिन संघ के ऊपर कोई अमर्यादित टिप्पणी करने से सभी राजनीतिक दल बचे, इतना मेरा कहना है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। धर्मेंद्र जी, भाई जाहिर सी बात है, आशीष जी की बात आपने सुन ली। 4 वर्ष संघ पर प्रतिबंध लगा, अलग अलग मामले थे। 1975 में जब इस पर रोक लगी तो आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार ने 2 साल के लिए इसको प्रतिबंधित किया। हालांकि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 1977 में ये प्रतिबंध हट गया। 1948 में पहली बार गांधी हत्याकांड के बाद प्रतिबंध लगा था। जाहिर सी बात है, ये भी आपके सामने है। 1992 में अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके बाद हिंसा के नाम पर इसको प्रतिबंधित किया गया और 4 जून 1993 को ये प्रतिबंध भी हटा लिया गया। प्रतिबंध की बात अलग है। मेरा ये कहना है कि भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल का मैं जिक्र करना चाहूँगा सवाल लेने के पहले। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, संभवतः इसकी जानकारी आपको भी होगी। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब समान हैं, और दूसरा ये अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण कहीं पर इकट्ठा होने का अधिकार जनमानस को मिलता है और किसी भी विचारधारा को मानने की आज़ादी होती है। साहब, जो आप लोगों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि संघ को किसी न किसी रास्ते से सरकारी दफ्तरों में घुसाने की ये कोशिश है, इसमें दम नज़र आ रहा है क्या? चलिए, एक प्रतिबंध था जो 1966 में लगा था, मोदी सरकार ने उसे हटा दिया। हालांकि सवाल तो मेरा यही है कि वक्त को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी अटल सरकार थी और 2 टर्म की मोदी सरकार निकल गई। पार्ट 3 में ही इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ऐसे इस मौके पर जब आपका कार्यकाल 10 वर्ष का पूरा हो गया और कल आप बजट पेश करने जा रहे हैं, तो अचानक ये इसकी याद कहाँ से आ गई कि संघ पे प्रतिबंध हटाना या बढ़ाना है। हालांकि संघ पे प्रतिबंध का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छूट देने की बात है। जहाँ तक प्रतिबंध की बात आप कर रहे थे, प्रतिबंध भी अकारण नहीं था। तमाम ऐसी आप बिल्कुल खुद ही कह रहे हैं, जिस तरह गांधी जी की निर्मम हत्या के बाद संघ का नाम उस घटना में आया और उसके बाद सरकार ने प्रतिबंध लगाया। समय समय पर इस तरह की बातें आती रहीं जिसके चलते प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन आरएसएस खुद लिखता है कि हम एक हिंदूवादी संगठन है, हमारा काम है ट्रेनिंग देना, धार्मिक रूप से स्किल्ड करना और अर्धसैनिक बलों को एक तरह से के रूप में अपने आप को करता है कि हमारे पास स्किल्ड लोग, उनको लाठी चलाने के भी प्रशिक्षण देते हैं और तमाम तरह के प्रदर्शन प्रशिक्षण रहता है। तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि सरकारी अधिकारी या सरकार के लोग उस तरह से एक अर्धसैनिक जो प्रशिक्षण होता है, अर्धसैनिक बल एक तरह से कह लीजिए जो इनका संगठन है, या जो एक रिलीजियस प्रचार प्रसार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं पुजारियों को भी कैसे पूजा पाठ किया जाए, किनको शामिल किया जाए, और साथ साथ इनके अनुवांशिक संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के अनुवांशिक संगठन है, मतलब मूल शाखा के इनके एक तरह से भाव है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि संविधान की जो मूल भावना है या संविधान में जो वर्णित है उसका उल्लंघन कर रहे हैं? तो अगर ये बात सही है, अगर आपने ही कहा आर्टिकल 14 से लेकर 14, 15, 16, 17 और 19 तक अगर आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे रोक है। भारत की मूल भावना जो धर्मनिरपेक्ष भावना है, किसी को भी किसी भी ऐसे संगठन, जलसे और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, विशेष रूप सरकारी कर्मचारी को, जो किसी वर्ग विशेष के लिए आयोजित हो या वर्ग विशेष, धर्म विशेष की बात करता हो। तो यदि ये किया गया तो इसका मतलब सीधा सीधा संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ है। और जब हम चुनाव के दौरान ये कहते थे
कि ये 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं। तो आप बताइए संजय जी, कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस तरह से ये कहते 400 पार दीजिए, हमें बड़े काम करने हैं। इनके नेता कहते 400 दीजिए, हमें संविधान बदलना है। इनके लेजिस्लेटर कहते थे। और आज ये इन तमाम जिस तरह से एक फैसला इन्होंने किया, नाम प्लेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने शायद आपके यहाँ कार्यक्रम में कहा भी था, संवैधानिक है, संविधान के तमाम आर्टिकल का वायलेशन करता है, वायलेशन करता है। आपको शायद ख्याल होगा अपने पिछले किसी एपिसोड में हम आप बात कर रहे थे, तो ये मैंने कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इनको नोटिस दिया और सीधे रोक लगा दिया कि आप पहचान उजागर करने का दबाव नहीं बना सकते। हाँ सही है, आप शुचिता बनाए रखने के लिए अगर आपकी नीयत और मन साफ होता तो उस मार्ग को आप जिस तरह से पवित्र और शुचिता जिस तरह के कांवड़िया या धार्मिक संगठन चाहते थे, उस तरह के सारे स्टेक होल्डर से बैठ करके कह देते कि भाई इस रोड पे सारी दुकानें अगर नॉनवेज बनाती हैं तो ना बनाए, या वो अंदर कर ले, वहां सामने लिख दें कि भोजन किस तरह का है, प्याज लहसुन वाला है कि प्याज लहसुन के बिना है, यहाँ जाते हुए ये गंगा जल है कि सादा जल है, ये आरओ का पानी लिखा नहीं जाता क्या, आरओ का पानी, गर्म पानी, जिस तरह। तो आप सारी चीजें ये सारे आप मेजर्स ले सकते थे, लेकिन चूंकि आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि किसको हमको सुविधा देनी है, क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको सीधे सीधे टारगेट करके कुछ लोगों को आपको ध्रुवीकरण कराना है जिससे आने वाले चुनाव में लाभ ले सके। लेकिन शायद इन्हें नहीं मालूम है कि देश की जनता इस ध्रुवीकरण से आज ही जा चुकी है और 4 बड़े चुनाव और साथ साथ कई छोटे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के आधार पर जीत चुकी है। अब जनता बुनियादी सवालों के जवाब चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल चाहती है। साथ साथ इन्होंने वादा किया था शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। आज क्या हालत है, किसान की क्या हालत है? किसान की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा करके यूरिया में चोरी कर लिए, 5-5 किलो का 2 बार कट लगा दिए। तो ये जो है जनता देख रही, इसका जवाब चाहती है। भटकते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आशीष जी, हमारे भाई आशीष जी पहले संघ वाले मामले पे जवाब दे दीजिए आशीष जी। हाँ, संघ वाले में देखिए, मुद्दा ये था कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके ऊपर से ये बैन हटा लिया गया है कि नहीं, अब वो जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको धार्मिक एंगल देने की जुगत लगाई। सबसे पहले तो इन्होंने मूल मुद्दे से, जो आज का विषय है डिबेट का, उससे भटक कर, चूंकि इनके पास कुछ है नहीं कहने को, ये भटक कर उस मुद्दे से इन्होंने पहले उसको धार्मिक एंगल दिया कि वो तो संघ ऐसा करता, संघ, अरे संघ जैसा करता है, देश की सुप्रीम कोर्ट है, अगर संघ इतना ही खराब कर रहा होता तो ये बैन होता। अभी तक इसको बैन तो करा नहीं हमारे न्यायालयों ने, इसका मतलब आपको, आप न्यायालय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे। दूसरी चीज, आज मुद्दा दूसरा था, आप चले गए कांवड़ियों पे, चलिए कांवड़ियों पे गए हो तो आप जवाब भी सुन लो। अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट कर रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने तो जो हम कह रहे थे उससे एक कदम और हमारी बात को और आगे रख दिया। हम तो सिर्फ कह रहे थे अभी तक कि आप नाम बताओ, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि आप नाम, सुप्रीम कोर्ट से तमाचा लगा और आप कह रहे हैं हमारी बात को डिटो कर दिया। अरे साहब, नोटिस मिली, जवाब दीजिएगा। हुआ हूँ, ठीक है सर, मैं इसलिए मैं बोलूंगा, मेरी आवाज नहीं आएगी, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि मुझको मेरी बात कह लें। नहीं, आप बोलिए, चले जाएंगे धर्मेंद्र जी के पास। हाँ, आज आप जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी बात को एक कदम और आगे रख दिया। हमने तो सिर्फ नाम पूछने का काम करा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि अरे नाम में क्या रखा है, नाम तो कोई भी कुछ भी रखकर अपना चला लेगा, जैसा कि अभी सब चल ही रहा है, मुनव्वर मनीष हो गए, वो बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये छोड़िए, आप बताइए कि आप संगम भोजनालय लिखे रहिए, बनाते क्या हैं वो बताइए, उसकी पूरी लिस्ट लगाइए बाहर कि हम नॉनवेज पकाते हैं, कि हम वेज पकाते हैं और कौन कौन सी हम सामग्री प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी बात को एक कदम और आगे रखा। इसमें विपक्ष कहां से खुश है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आशीष, हम तो जी इस विश्लेषण का मैं मायने नहीं समझ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब किसी का जाति और धर्म नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ होटल के आगे यह लिखा रहेगा कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। शाकाहारी है, मांसाहारी है, और संजय भाई पूरी बात नहीं बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्रयोग करते हैं, ये तक उसमें है। आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी आया है, ठीक है, वो डिटेलिंग में है,
उसमें नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने तो खाली नाम पूछकर ही बड़ी इज्जत सम्मान रख लिया था कि चलिए ठीक है, धार्मिक भावनाओं को किसी को ठेस न पहुंचे, चलिए हमको सिर्फ आप नाम बता दो, हम इतने में अपना काम चला लेंगे। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हम लोग बात को एक कदम और आगे रखते हुए ये चलिए तक पूछ दिया, मैं अनुरोध कि करूंगा आपके आपसे और किचन में धर्मेंद्र जी क्या-क्या दोनों से चीजें हैं, कि कांवड़ तक आपके अभी ना किचन जाएं, में कौन-कौन से सामान है, वो कौन-कौन मुद्दा सी ही बिल्कुल सामग्री भटक पड़ती जाएगा है। क्योंकि संघ को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। अमित जी, भाई वो संघ 1963 में जो भारत चीन युद्ध में अपना महती योगदान दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू तब देश के प्रधानमंत्री थे, उनको गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया था। वो तस्वीरें हैं, श्वेत श्याम तस्वीर, ब्लैक एंड वाइट जिसको तस्वीरें कहते हैं, वो मार्चिंग दस्ता आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, मैंने भी देखने की कोशिश की। रही बात एक प्रतिबंध जो 1966 में लगा था, सवाल आप ये जरूर खड़े कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी खड़ा किया, कि लोकसभा चुनाव में संघ की जो नाराजगी थी जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, और ये माना जा रहा था कि नहीं अब मोदी सरकार जो है संघ से ऊपर की चीज़ हो गई है, वो एक बार फिर संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। लेकिन आप लोग ये क्यों मान करके चलते हो कि संघ को अगर ये इजाज़त मिल जाती है कि उसके किसी भी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे? भाई सरकारी दफ्तर आप जाएंगे तो कोई समाजवादी विचारधारा के लोग होते हैं, कोई कांग्रेस विचारधारा के लोग होते हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी विचारधारा के होते हैं। हम लोग भी पत्रकारों में एक अलग विचारधारा रखते हैं, उस विचारधारा को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जिस चेयर पर मैं बैठ जाता हूँ तो यहाँ आकर के मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता हूँ। जाहिर सी बात है अमित, तो इस फैसले का तो स्वागत किया जाना चाहिए ना। देखिए आज 22 जुलाई का दिन है और आज ही के दिन हमारा झंडा एक्सेप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तब ये वही संघ है, उसने राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाने से इनकार कर दिया था। तब तत्कालीन हमारे सरदार पटेल साहब ने भी इसको राष्ट्र विरोधी कृत्य माना था, और इसके एक साल के बाद हमारे पूज्य गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उसमें भी हम जानते हैं किसका योगदान रहा था। और उसके बाद जो स्थितियां घटी और जिन परिस्थितियों में संघ को बैन किया गया, तब भी बैन करने वाले हमारे पटेल साहब थे। और उसके बाद जिस माफी और शर्त की पुरानी परंपरा संघ की चलती रही है, जिस माफी और परंपरा को लेकर के आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बिल्कुल अपने आप से अलग किया था, उस शर्त पे छूट भी दी गई। तो क्या आपको लगता है कि संघ की माफी वाली पुरानी प्रक्रिया और जिन परिस्थितियों में उसने अपने आप को अलग किया, क्या वो वैचारिक थी? नहीं। जब संघ अपने आप को पॉलिटिकली फिर एक्टिव करने लगा, जिस चीज पर हलफनामा देने के बाद वो फिर उन्हीं क्रियाओं में लिप्त हो गया, संलिप्त हो गया, तो फिर उस पर बैन लगाया गया। हम तो कहना इस बात को चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो देश के कर्मचारी हैं वो राष्ट्र के मुद्दों को छोड़ करके धार्मिक मुद्दों को भड़काने लगे, वो धार्मिक क्रियाओं में संलिप्त होने लगे। आपको लगता है क्या? आप भाई देश में लोग जो है वो 50 प्रकार के हैं। आपने कहा कि जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो उसमें कोई समाजवादी विचारधारा का है, कोई कांग्रेस की विचारधारा का है, लेकिन नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि व्यक्ति निजी तौर पे किसी भी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन जब वो कार्मिक योगदान के लिए जाता है तब उसे सिर्फ देश की विचारधारा का होना आवश्यक होता है। और अगर वो देश का कार्मिक व्यक्ति है और वो किसी विचारधारा के संगठन के साथ एक्टिवली काम करेगा, तो फिर नियमावली तो ताक पे रख करके चलेगा वो व्यक्ति। और यही आप उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहते हैं। अभी आपने एक नई नियमावली बनाई है, प्रदेश की भी तो कार्य योजना की नियमावली है, और उसमें देखो एक आईपीएस का सस्पेंशन हुआ है। तो फिर ये दोहरा मापदंड आपके लिए नहीं हो जाता है कि एक आईपीएस बस एक ट्वीट करता है, उसको लेकर के आप उसे सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े वर्ग को अमित शामिल करना चाहते हैं। अमित एक दूसरी बात सर, हाँ। बस छोड़ी सी बात, मैं आशीष जी की बात का एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। आशीष जी ने एक धमकी दी थी संघ को लेकर के अभी शुरुआती परिचर्चा में कि संघ के चरित्र को लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी करिएगा तो सोच समझ करके करिएगा। मैं इन बात को जानना चाहता हूं, धमकी नहीं था, वो उन्होंने अनुरोध भरे लहजे में कहा था भाई। हाँ। वो सत्ता का एक धमक होती है, उस सत्ता की धमक में ये बात कह रहे थे। नहीं। मैं देखिए दूसरी बात सर मैं बताऊं कि उन्होंने शादी को लेकर उन्होंने शादी को लेकर के कहा, तो शादी से राष्ट्र योगदान का क्या आशय है? कोई शादी करे, कोई शादी ना करे। जो शादी नहीं करता है वो क्या चोरी नहीं करता है? जो शादी नहीं करता है वो डकैती नहीं करता है क्या? मैं तो देखता हूँ कि समाज में बहुत से ऐसा, मैं संघ को नहीं कह रहा कि वो डकैत है, अपराधी है, कुछ भी नहीं मैं कह रहा। मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूँ कि ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग क्यों किया जाता है सार्थक परिचर्चा में कि किसी ऐसे तथ्य को प्रस्तुत करके जिनका कोई सहयोग नहीं बनता। मैं इस बात को मानना चाहता हूँ कि नीट में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, सरकार
आज भी पटल पर झूठ बोल रही है, जबकि हम आप सभी ने और पूरे देश ने देखा है कि नीट को लेकर के जो अभी प्रकरण रहा है। नीट पे नहीं जाएंगे, अभी मैं- संघ पे ही एक सवाल का नहीं, जवाब दे दो ना। नीट उट पे नहीं जाएंगे, देखो नीट पे जाएंगे, भ्रष्टाचार पे जाएंगे, फिर मुद्दा वहीं चलाएगा, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है भाई। 1966 से जब प्रतिबंध लगा संघ के ऊपर तो ज़्यादातर समय कांग्रेस का ही शासन रहा। जब बीजेपी आई तो मैं तो सवाल बार बार ये खड़ा कर रहा हूँ ना कि वक्त को लेकर के आखिर अभी आवश्यकता क्या आई। मोदी सरकार 2014 में बन गई भाई, 57% संघ की शाखाओं में इजाफा 2014 के बाद हो गया, तो उसी समय ये तत्काल फैसला ले लेना चाहिए था। लेकिन एक के दुक्के जो घटनाएं हैं संघ को लेकर के, जैसे आप कहते हो गांधी, नाथूराम गोडसे हत्यारा था, संघ से जुड़ा हुआ था, ठीक है, वो विचारधारा अपने जगह हो सकती है। अब मोदी सरकार आई है तो चलिए भाई, आपने कहा कि वो जो शर्त रखी गई थी 1949 में, जो राजनीतिक गतिविधियों में संघ अपने आप को समाहित नहीं करेगा, यानी उसमें सक्रियता नहीं बढ़ाएगा, लेकिन विचारधारा तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का है, ठीक है। अब उस विचारधारा पे अगर सरकार इनकी बन रही है तो जाहिर सी बात है उनको राहत देने की कोशिश होगी। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का तो स्वागत कर लेना चाहिए ना, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को साफ चेतावनी दी थी सरकार बनते के साथ। पार्ट 3 में संभवतः धर्मेंद्र जी भी वो बयान सुने होंगे और आशीष जी भी जानते होंगे, जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि मणिपुर 2 साल से जल रहा है, अब उस पर तत्काल समाधान निकालने की आवश्यकता है। तो भाई राष्ट्रवाद तो इसी को कहेंगे ना अमित। 10 वर्षों से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उस पर तो 10 वर्षों में कुछ नहीं बोला गया। हम ये नहीं मान सकते कि मोहन भागवत जी की विचारधारा देश की विचारधारा है। हम इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। हम इस बात को कहते हैं कि आम जन जिन मुद्दों को लेकर के आज सड़क पर हैं, और हम जानते हैं कि जिस हम परिवेश में रह रहे हैं वो गणतंत्र हमारा धर्मनिरपेक्ष है। इस धर्मनिरपेक्षता के आड़ में हम धार्मिक प्रायोजनों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? हम निजी रूप से धार्मिक आयोजनों को आयोजित करने के लिए कोई मनादी नहीं है देश में, न कभी रही है और न कोई कर सकता है, आगे भी आने वाले के समय में कोई नहीं कर सकता। सबके अपने जात मजहब पंथ हैं। लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकारी व्यक्ति जो सरकारी कार्मिक के तहत है, जिनका योगदान राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उनका किसी एक खास विचारधारा को लेकर के कैसे समर्पित हो सकता है? वो अगर कोई आईपीएस कैडर का अधिकारी है, केंद्र सरकार का वो अधिकारी है, कोई गृह सचिव है, वो जब फुल पैंट पहन करके और लाठी डंडा भाजने जाएगा और उसके बाद वो किसी क्षेत्र में निकलेगा तो क्या प्रभाव जाएगा कि ये वही साहब हैं जो सुबह शाखा में बैठे थे, जिनके साथ भाई साहब का संबंध था, और उनके साथ वो कर पाएंगे? क्या ये तथ्यात्मक नहीं लगता? यकीनन हम इस बात का विरोध करते हैं कि आप देश में अपनी शाखाएं शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार से चलाइए। आपको संविधान उन सब चीजों की इजाजत देता है। अगर कुछ गैर कानूनी होता है तो कानून उनके लिए है, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल अपने आप को अलग करते हैं। और सरकार का यह गलत फैसला है कि जो कार्मिक लोग हैं उनको किसी विशेष दल के साथ जोड़ना। और कौन नहीं जानता है कि आरएसएस भाजपा के लिए काम करता है। उन्होंने पूरी टिकट से लेकर के पूरी वोट मांगने तक की प्रक्रिया में आरएसएस शामिल है, पूरी वोटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या वो जो जाएंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी, वो भी वोट मांगने की ट्रेनिंग लेंगे? ठीक है, आशीष जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ी विनम्रता से कहूं कि मैंने कोई धमकी तो दी नहीं थी, लेकिन विपक्ष की दिक्कत यही है कि ये इसी तरीके से झूठे नैरेटिव सेट करने में इनकी मास्टरी है। कोई झूठा मैंने narrative बिल्कुल नहीं। कोई धमकी के मूड में नहीं कहा था। नहीं, अरे मूड बना लीजिए धमकी का आशीष जी। ये बताने आपकी की समस्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी की समस्या। आशीष जी, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं थी कि कोई कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे के लिए कोई गलत शब्दों का प्रयोग करेगा। सबका अपना विचार रखने का मत है। आप तय नहीं कर सकते कि कोई किसी का दूसरा विचार कैसा है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि दूसरे का विचार खराब होगा? आप अगर इस मानसिकता के साथ, पूर्वाग्रह के साथ है तो वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन कोई किसी के विषय में एक सार्थक परिचर्चा के दौरान क्यों गलत विचार रखेगा? ठीक है, आशीष जी जवाब दे दीजिए। अब मैं बोल लूं सर? जी अब मैं बोल लूं? बोलिए। और आशा करूंगा कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, ठीक है, नहीं बोलेंगे, मेरे चर्चा का नियम है। देखिए, मैंने बड़े आग्रह से कहा था कि भाई अपने मर्यादा में बात करिएगा, संघ के लिए कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत करिएगा जो अमर्यादित हो। इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं कही, और अगर ये बात आपको चुभ अमित आ जाएंगे तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार स्काइप पे जुड़े हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि ईश्वर है, ईश्वर को सबको मानना चाहिए, तो अब आप मुझको उस पर ज्ञान देने लगे कि अरे आपने कैसे कह दिया ईश्वर है, आपके पूर्वाग्रह। तो मैंने एक बड़ी निम्रता से, अमृता से बहुत मैंने बात करी थी, लेकिन वो आपको बुरी लगी, वो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने अच्छी बात,
दूसरी चीज आपने कहा कि कोई शादी अगर नहीं करता है तो क्या वो चोर नहीं होता है। मैं इस बात से भी बिल्कुल आपके बिल्कुल 100% मैं आपकी बात के साथ में हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों की शादी नहीं हुई लेकिन 5-5 हजार करोड़ के घोटालों में उनका नाम है। मैं बिल्कुल है, वो चोर भी हैं और उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं, हेराल्ड जैसे केस चल रहे हैं। तो शादी का इससे कोई लेना देना नहीं है, भी मैं मान लेता हूँ। चलिए, तीसरी बात आपने जो अभी करी संघ के विषय में कि धार्मिक में जुड़ जाए। अरे भाई, ये जो कार्मिक का इसमें क्या मतलब है? आप पता नहीं, चूंकि आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या संजय भाई समझा नहीं पा रहे। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं केंद्रीय, उनके ऊपर से बैन हटा लिया गया है। अभी वो संघ में जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये आपको ना पता है ना हमें पता है। और रही लाठी डंडा भांजने की बात, तो अगर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर या मान लीजिए कि वो अपने शौक में ही, मैं तो शौक की बात कह देता हूँ, अगर कोई लाठी डंडा भांजता है, कोई अगर वहां पर पार्क में टहल रहा है तो आप कह दो कि अरे ये साहब तो यहाँ टहल रहे हैं, ये तो वहां पर बैठते। ये कौन सी बात, आप कहाँ जोड़ना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, ये मेरी समझ से परे है। देखिए, बहुत साधारण सी बात है। संघ के ऊपर एक ये बैन लगा था कि जो इसके कर्मचारी हैं आपके केंद्रीय, वो कर्मचारी संघ की शाखाओं में नहीं जा सकते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं वो शाखा की ओर देख भी नहीं सकते हैं, या वो शाखा से प्रभावित नहीं है, या वो शाखा का नाम नहीं है। सिर्फ जाने पर बैन था। बाकी आपको जो करना, जिसको वोट देना है, वोट देने की आपको आजादी संविधान देता है। जहां पर आपको जो करना है, जैसे करना, आपको सारी आजादी है। सिर्फ आपको एक बैन ये छोटा सा लगाया गया, वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कि आप संघ में नहीं जुड़ेंगे जाकर। एक सवाल मेरा ले लो, फिर उनको जवाब दे देना। भाई, आज ही आवश्यकता क्यों पड़ी? पार्ट 3 में, पार्ट 1 पार्ट 2 में ये नहीं पता था क्या? देखिए भैया, जब यहाँ पर अभी मुजफ्फरनगर और ये कांवड़ वाली बात करें तो बोले कि ये अब ही क्यों लगाना था, अब ही क्यों कोई भी काम करो आप, जब भी करो तो ये प्रश्न जरूर निकल कर आता कि ये अभी क्यों करा गया। उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, हम लोग सनातनी लोग हैं, ठीक, हिंदू लोग हैं, सनातनी, और असली कट्टर वाले हैं। वो वाले नहीं है जो मुंह में राम और बगल में छुरी लेके घूमते हैं सिर्फ कुछ मजबूरियों की वजह से। वो नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ होता नहीं है। तो ये समय इसका अभी आना था, तो समय आ गया है। चलिए, और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं ये मिलता। ये हमारे यहाँ अच्छा तर्क दे दिए। चलिए, अमित आते हैं, जरा सम्राट को भी चर्चा में शामिल कर लें, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सम्राट भाई, संघ पर लगा ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। सरकारी कर्मचारी अब संघ के कार्यक्रमों में जा सकेंगे। क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हो, हालांकि कांवड़ के मामले में आप लोगों को एक जीत मिली है, जो जयंत चौधरी से लेकर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए थे। इस मामले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? राजन जी, ये मामला जिस वक्त सामने आया और देश के किसी भी नागरिक को ये नहीं लगा होगा कि इस पर भी आपको डिबेट करना पड़ेगा जी। जिस तरीके से विपक्ष ने इस पर भी सवाल खड़े किए, इसी तरीके से विपक्ष में एक हल्कापन महसूस होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से केंद्र जो है बात ना करके ऐसे मुद्दे पर बात करना, ऐसी मुद्दे का जो है सवाल खड़ा करना अनुचित लगता है। संघ जो है इसी देश का एक संगठन है। अपना देश एक लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। हर व्यक्ति को, हर विचारधारा की को जो है यहाँ पर बात करने की, बात रखने की जो है अनुमति मिल जाती है जी। बहुत सारे संगठन यहाँ पर अपने देश में अलग अलग विचारधारा से काम कर रहे हैं, और हम आप जो बात कर रहे हैं वो 58 साल, 60 साल, 50 साल पहले के। हमारे अपने यहाँ जो इंसान होता है उसका व्यक्तित्व समय समय पर बदलता रहता है। किन्हीं कारणों से संघ पर जो प्रतिबंध लगे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 साल से संघ ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें जनहानि हुई हो या कोई ऐसा कोई काम हुआ हो
जिससे जो है उसको उस पर सवाल खड़े किए जा सके। कोई अगर सवाल भी खड़ा करना है तो किसी तर्क के साथ खड़ा करना चाहिए ना राजन जी। क्या कौन सा ऐसा काम इधर 25, 30, 40 साल में संघ ने कर दिया जो आपको इस चीज की अनुमति नहीं देता है कि संघ भी जो है सामान्य लोगों के बीच में आ सके और जो उन पर प्रतिबंध लगा था वो हटाया ना जाए। देखिए तो हम तो इसके जो है, देखिए सम्राट, इस विवाद में मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ टिप्पणियां होने लगेंगी, फिर तमाम चीज़ें हो जाएंगी। राम मंदिर आंदोलन से लेकर बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी, वो बहुत ज़्यादा विवादों के घेरे में चला जाएगा मामला, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, जी एक मोटा मोटी आरोप लगाया राष्ट्रीय लोकदल ने कि विपक्ष हल्कापन दिखा रहा है इस मामले को लेकर के। एक्चुअली संजय जी, राष्ट्रीय लोकदल के साथी हमारे सम्राट जी जो है वो विषय की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष जी विषयांतर कर रहे थे, सवाल यहाँ आरएसएस के प्रतिबंध का है ही नहीं है, प्रतिबंध से थोड़ा ऊपर है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अगर एक धार्मिक संगठन हैं तो वहाँ सरकारी कर्मचारी को क्यों जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये साथ में प्रतिबंध लगा था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, सरकार के कार्यक्रम में जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल की रैली में एज ए ऑफिशियल ऑन ड्यूटी जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से किसी धार्मिक संगठन में धार्मिक वक्ता, प्रतिवक्ता, श्रोता की तरह या उसकी एक्टिविटीज में भाग लेने पे प्रतिबंध था, चूंकि संविधान की मूल भावना थी। आज ये परिस्थितियां, क्या कोई ऑफिसर आन छुट्टी लेकर के जा करके किसी कार्यक्रम में भाग लेता था तो कोई रोक थी? आरएसएस के प्रमुख से, आरएसएस के अधिकारियों से मिलता था, उसका काम सुनता था तो कोई रोक थी? कोई कार्रवाई इस पे हुई हो तो बताइए। ये 1966 और 88 में अलग अलग संशोधनों में ऐसा जब महसूस किया गया, तमाम ऑफिसर्स ऐसी एक्टिविटीज में कुछ इन्वॉल्व हैं जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तब उस पर रोक लगी थी और उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके साथ शायद आप पढ़े ही होंगे, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सोवनेट ओथ ऑफ द एक्टिविटेशन ऑफ द आरएसएस एंड जमात इस्लामी, दोनों पर आरोप लगा था, दोनों में कि इस तरह के, ये चूंकि धार्मिक संगठन है, धार्मिक गतिविधियों में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी अफसर को इनके एक्टिविटीज में भाग लेने की अनुमति और भी पेंशन कार्मिक मंत्रालय द्वारा थी। इसमें आखिर कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसको हटाना पड़ा? क्या चाहते हैं कि अब सरकार चलाएगी आरएसएस को? भाई, उसमें मनसा क्या है? सरकार के ऑफिसर्स पोस्ट होंगे वहां पर कि वो आरएसएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से इन्होंने तमाम, हाँ नोट कर लें, तमाम देखिए किस तरह से सैनिक स्कूल हैं जो सरकार चलाती थी, आज कुछ सैनिक स्कूल इनके अनुवांशिक संगठन या इनसे जुड़े हुए लोगों को दे दिया गया। दूसरी बात संजय जी, कहीं से छुपा नहीं, आप तमाम आंदोलनों में बिल्कुल इतिहास नहीं जाऊंगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे तमाम अनुवांशिक संगठन हैं जिनका मूल काम क्या है आप बता दें, या आरएसएस का उद्देश्य देख लें तो आरएसएस खुद उद्देश्य में कहता है कि हमको ट्रेनिंग देना, संघ शिक्षा शिविर लगाना, 3-4 प्रकार के शिविर साल भर में लगाना और उसके माध्यम से लोगों को अपने धर्म के प्रति अवेयर करना, यही है ना। तो क्या अधिकारी जा करके ट्रेनिंग लेके अवेयर होंगे? वैसे मैं आपको अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी, दो चीजें, संघ का मैं बताऊं, संघ का 1947 के ऑर्गेनाइजर, इनका जो मुखपृष्ठ होता है उसमें इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के को हटा करके भगवा को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की वकालत की थी, जिसके परिणाम में 40 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आप बताइए, कहीं न कहीं संविधान का वायलेशन है कि नहीं? दूसरी बात मैं बताऊं, किस तरह से संघ की के ऊपर जो ये भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बोल रहे थे, ये सरदार पटेल जी को बताते हैं कि हम हमारे आइकान हैं, हम उन्हीं से प्रेरणा लेके चलते हैं। सरदार पटेल जी ने संघ के विषय में बात करते हुए, शायद आपको ख्याल होगा कि बड़ी तीखी टिप्पणी की थी, और मैं भी आपको उनका भाषण भी सुना दूंगा कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र और लोगों को बाहर खदेड़ने की, तो कभी भी सरकारी ऑफिशियल्स इस तरह के इनके किसी मामले में कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, न इसको जेन्युइन मांग मानता है। अलबत्ता प्रतिबंध लगाने के पहले उन्होंने इनके हिंदू राष्ट्र की मांग को और साथ साथ ही सरकारी सहयोग से कुछ लोगों को देश से बाहर करना चाहते थे, उसकी उन्होंने मुखालफत की थी और उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो एक तो सरदार पटेल को अगर मान रहे होते तो इस तरह की बात ये न करते जी। उनके विचारधारा से बिल्कुल भिन्न लोग हैं। चलिए आशीष जी जवाब दे दीजिए, फिर अमित के पास चलेंगे। हाँ देखिए, हमारे सपा प्रवक्ता ने सारी बातें बड़ी झूठ और गलत बोली।
इन्होंने कहा कि आरएसएस एक धार्मिक संगठन है, जबकि आरएसएस कोई धार्मिक संगठन नहीं है। आप इसकी भूल उसमें जाइए, आरएसएस धार्मिक संगठन नहीं। इन्होंने साथ में जमायते इस्लामी का भी नाम लिया कि उसको भी बैन करा गया था। आरएसएस को क्यों बैन करा गया और जमायते इस्लाम को क्यों बैन करा गया, आप इसके कारण भी जान लीजिएगा। दोनों धार्मिक संगठन। जमायते इस्लाम जो है वो धार्मिक संगठन नहीं है, वो राजनीतिक संगठन है। आपको इतना भी पता होना चाहिए, वो राजनीतिक संगठन है। और उसके ऊपर विदेशी और हमारे जो देश के दुश्मन है देश, उनके साथ मिलकर देश को खतरा था, उसमें चोट पहुंचाने का काम उन्होंने करा, उनके साथ षड्यंत्र रचने का काम करा। तो थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए उसके बारे में, चूंकि अगर आप संघ को इससे आप कंपेयर करेंगे तो वो चीज थोड़ी सी गलत है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। और दूसरी चीज, आप मूल भावना की बात कर रहे हैं। देखिए उस समय क्या हुआ था, राजनीतिक प्रेरणा से संघ को बैन करने का काम बार बार कांग्रेस ने करा, लेकिन ये कभी भी सफल नहीं हो पाया। हर बार कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट ने हमेशा इस बैन को हटाने का काम करा है। इस बात को मैं यहाँ पर जोर दे के कह रहा हूँ। तो ये कोर्ट के द्वारा हटाया गया, न्यायालय में हटाते ना, डीओटीपी को क्या जरूरत थी रेगुलेशन लाने की। दूसरी मैं आपको कह रहा था, सरदार पटेल जी ने इनके बारे में क्या कहा, भाई सरदार पटेल की भी बात सुन लीजिए अगर आप मानते तो। इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं होते। देखिए अगर आप बहुत इतिहास में जाएंगे ना, एक वोट भी नहीं मिला था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना, और कैसे करके जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। तो आप सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री और ये देखिए इतिहास को कितना दिग्भ्रमित करते हैं लोग संजय जी। इनको मालूम नहीं पहले चुनाव के समय सरदार पटेल जी नहीं रहे, वो समय से पहले चले गए। और ये लोग कहते हैं किसको बना दिया गया, ये वोट पड़ गया, ये किस तरह से नैरेटिव गढ़ते हैं। मतलब झूठ की मशीन एकदम खुलेआम जो है। कम से कम इतिहास पढ़ के आया करें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तो ठीक रहे। नहीं, आप देखिए आप गलत बात बोल रहे हैं यहाँ पर। आप इतिहास पढ़कर आइए, चूंकि ये सर्वविदित है, आपके कहने से नहीं होगा। दूसरी चीज में बता, सर्वविदित संघ साहित्य पढ़ करके आप बताइए पहला इलेक्शन कब हुआ था देश में? भाई बोलने नहीं देंगे, मैं बाहर बैठा हूँ तो आप वहाँ पर चीख चिल्ला लीजिए भाई, कोई बात नहीं। मैं नहीं आराम से बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं तो फिर मुझे बोलने दीजिए ना। आप स्टूडियो में बैठने का नहीं बोलिए वक्त जाया मत कीजिए आशीष। चलिए ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। हाँ। संविधान की धज्जियां 1975 में उड़ाई गई, यहाँ पर इमरजेंसी लाने का काम करा गया। आप संविधान कर रहे हैं, संविधान नहीं है। अगर है तो इमरजेंसी में क्या गोलवलकर जी ने चिट्ठी लिख करके इंदिरा गांधी जी की सराहना नहीं की थी? उस पर भी जवाब दे दे। चलिए दे दीजिए भाई। कर दी थी, बहुत अच्छा कर मैं बयानों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बयानों पे जाऊंगा तो हर तरफ से घिरते हुए नजर आएंगे। फिर तो सवाल अमित जी से ये भी हो जाएगा कि संघ के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी जी की हो गए, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी बना रहे हैं 1975 वाले दिन का। अमित ठीक है ना, तो निश्चित तौर पर विचारधारा अगर इतनी ही मैंने कहा जा सकता है कि दूषित है संघ की, तो प्रणब मुखर्जी जी गए थे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनके कार्यक्रम में याद होगा ना आपको वो। मैं आपको बताऊंगा, कोई विचारधारा दूषित नहीं। हम सिर्फ इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि एक धार्मिक संगठन में ये जो कार्मिक लोग हैं, संघ धार्मिक संगठन नहीं है भाई। सुनिए मेरी बात को, संघ किसके लिए काम करता है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, काम करता है, किसके लिए? देश के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। जो एक नॉर्म्स दिया गया, देश के लिए काम करता है। ये आपका निजी वक्तव्य है। अमित किसी के लिए संजय भाई एक चीज बता दें, एक चीज आशीष जी अरे एक मिनट शांत हो जाइए ना। पार्टी देश नहीं है, अमित नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नहीं तो संघ क्या भारतीय जनता पार्टी काम करता है? एक चीज समझ लो, देखो तर्क पे चर्चा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना। 1949 में जब कहा गया कि संघ अपना संविधान बनाएगी, उसमें साफ जो मकसद दिया गया है वो राष्ट्रवाद। ठीक है, तो धार्मिक विचारधारा हो सकती है, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं भी किसी धर्म का मानने वाला हूँ, आप भी किसी धर्म के मानने वाले होते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की बात कही जाती है। भाई कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर के किसी भी संगठन की आलोचना की जा सके। संजय राजन की भी कई आलोचनाएं हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं। ये तो देखने का नजरिया होता है कि आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है। नहीं संजय जी, मैं बीच में टोकूंगा, मेरी आदत नहीं है। आप आरएसएस की इनकी जो चाहे वेबसाइट हो चाहे इनकी पुस्तक मूल कार्य में चले जाएं, इन्होंने मूल कामों में इनके दीपावली वर्ग, शीत शिविर, निवासी वर्ग, बौद्धिक वर्ग, शारीरिक वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग, ये मूल कार्यों में है। और संघ शिक्षा वर्ग में ये सिखाते हैं, आप देख लें।
तो ये मैं चाहूंगा कि लोग देखें क्या सिखाते हैं। तो क्या चाहते हैं जो ऑफिसर्स जो है देश के IAS IPS अफसर, सेना के ऑफिसर, वो ये देखें, ये सीखें कि हमको ये करना है। दूसरी बात मैं कहूँ, आप कह रहे थे नहीं आशीष जी, हाँ आशीष जी को बात मैं बिल्कुल, आप जवाब दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने। दूसरी बात संजय जी, मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, कोई भी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, कोई भी कार्यक्रम सामाजिक रूप से करता है, कहीं कंबल बांटता है, कोई सामाजिक काम करता है, तो सारे लोगों, चाहे ऑफिसर हो चाहे कोई बड़ा नेता हो, बुला करके बतलाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसकी विचारधारा से सहमत है, उसकी ट्रेनिंग ले, उसके कार्यक्रमों में भाग ले, उसके जो गैर संवैधानिक काम है उसमें भाग लेना उसकी मजबूरी हो जाए। कहना है वो जो तस्वीर दिखा रहे थे कि अस्त्र शस्त्र संचालन, आशीष अस्त्र शस्त्र संचालन नवरात्र में याद है ना, शक्ति पूजन होता है ना। बता दीजिए संजय भाई, एक सेकंड के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इजराइल में हर घर में इजराइल के बिल्कुल मैंडेटरी है इस बात। हाँ बिल्कुल मैंडेटरी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मोदी जी अग्निवीर गलत लेके आए, सबको सेना में सारे नौजवानों को भर्ती करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? क्यों गलत लेकर आए भाई? सारे मैंडेटरी करे, हर नौजवान जाएगा। आप भी चलिए, हम भी चले, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी भी लड़का चलेगा और गांव गरीब किसान का भी चलेगा। लगाया कि संघ ये सिखाने का काम करता है और मैंने इजराइल का आपको दिया तो आप अग्निवीर पर भाग गए। आप ये बताइए ना कि अगर अपना अस्त्र चलाना, ठीक है आशीष अमित की बात ले लो, अमित की बात ले लो, फिर जवाब दे देना। ये गलत बात बोल रहे हैं। अस्त्र चलाना सिखाना कोई गलत नहीं होता है। अपने घर का बेटा शहीद ना हो अग्निवीर के मुद्दे पर, ये कभी नहीं बोलेंगे। क्यों ना शहीद हो भाई, कभी भी क्यों ना शहीद हो? सर सुनिएगा, मैंने क्यों ना शहीद हो? आप ये बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी में कितने ऐसे नेता और लोग हैं जिनके घरों के लोग गए हुए हैं? कांग्रेस में कौन ऐसा है भाई? सुनिएगा, कांग्रेस के लोग तो विदेश में पढ़ने जाते हैं, सुनिए तो विदेशी है वो सब। क्या बात आप करेंगे? सुनिए आशीष जी, एक करके मैं भारतीय जनता पार्टी के छदम राष्ट्रवाद पर आता हूँ। जय फिलिस्तीन बोला, अच्छा वाह भाई, भारतीय जनता पार्टी का छदम राष्ट्रवाद पर आप मत आइए, अभी आप RSS पर रहिए। फिर आप लोग भटक रहे हो, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हो। जब कुछ बोलने का लिए पॉइंट नहीं है तो आप भाग रहे हो यहाँ से। आप भारतीय जनता पार्टी में, आप RSS पे रहो ना, आज RSS पे है डिबेट, आप RSS। अच्छा ठीक है अमित का सुन लीजिए, फिर जवाब दे देना। आशीष जी अमित का जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी छदम राष्ट्रवाद की बात करती है, इन्होंने ये जय फिलिस्तीन का उद्घोष करने लगते हैं। मैं अब आज ही के पेपर की कटिंग देखो, राज्यसभा में मना किया गया है सांसदों को कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, आप जय हिंद नहीं बोल सकते। अरे वाह, जिस हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो योद्धा थे, उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता का उद्घोष करके इन फिरंगियों को देश से भगा दिया। उसको ये आज के फिरंगी कह रहे हैं कि उसके संसद में उद्घोष नहीं कर सकते। चुनौती देता हूं कि किसी रोक को करके दिखाइएगा। ये इनका चाल और चरित्र है। अरे कौन कह रहा भाई, वहां तो जय फिलिस्तीन तक बोला जा रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा? तो आज का नोटिफिकेशन है, राज्यसभा में कहा गया कि आप जय वंदे मातरम नहीं बोल सकते। क्या बात आप कर रहे हैं भाई? आप कहते हैं जय हिंद नहीं बोल सकते, फिर आप गलत बात बोल रहे हो। नहीं, इंडी गठबंधन जो है, आपका जो गठबंधन है संसद, ये कैसे हो सकता है? संसद में वंदे मातरम तो होता ही है। सर आज की कटिंग है, आज की दैनिक जागरण का क्या बात कर रहे हैं? नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा। विधानसभा सत्र की भी कार्रवाई वंदे मातरम से शुरू होती है और समापन भी वंदे मातरम से ही होती है भाई। चलिए इसको मैं चेक कर लूंगा, इसको मैं चेक कर लूंगा। आज के पेपर में स्पष्ट सोशल मीडिया की बातें नहीं ठीक है, इसको मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई भी वंदे मातरम से शुरू होती है, वंदे मातरम से समाप्त होती है। इतनी सहिष्णुता है, हिंदुओं में इतनी सहिष्णुता है कि यहाँ पर शपथ लेते हुए लोग जय फिलिस्तीन अच्छा ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? कभी रोज का न्यूज़पेपर पढ़िए तो पता भी चले ना। वो मैं देख लूंगा, उस कंट्रोवर्सी में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को जानकारी जहां तक है कि सदन की कार्रवाई वंदे मातरम से शुरू होती है, वंदे मातरम से समाप्त होती है। ठीक है, गलत बात बोल रहे हैं। चलिए मैं देख लूंगा, उसको मैं जस्टिफाई कर लूंगा। सम्राट, आवाज आ रही है सम्राट? जी यार, क्योंकि सम्राट बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा में शामिल होते हैं, इसलिए वो रह जाते हैं। सम्राट, एक सवाल जहन में ये आता है भाई, कांग्रेस चाहे लाख सवाल खड़े करे, धर्मेंद्र जी भी सवाल खड़े करें, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि एक तरफ संघ की कभी तारीफ होती है, कभी आलोचना होती है, कभी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आज अगर ये कह दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी उनके कार्यक्रम में जा सकते हैं, इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, या बिल्कुल एकदम सुनिश्चित कर दिया गया कि नौकरी तभी तक बची रहेगी जब आप संघ के
शाखाओं में नहीं जाएंगे या जाएंगे। तो इसको लेकर के इस तरह की हमें लगता है कि चर्चा की आवश्यकता क्या है, विपक्षी दल क्यों इतना इसको गंभीरता से ले रहे हैं? मैंने आपसे अभी अभी कहा है कि ये कोई मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन्हीं ऐसे विपक्ष के ऐसे जो है हल्के मुद्दे उठाने से ही इनमें हल्कापन आता है। ये नहीं कोई प्रतिबंध लगा, ये मतलब नहीं कहा गया है कि आप किसी सरकारी कर्मचारी को संघ के अब दफ्तर में जाना ही जाना है। वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहे तो जा सकता है। आप बताइए देश में कौन सा ऐसा जो है दफ्तर है देश का नागरिक जहाँ पे नहीं जा सकता? आप ये बताइए। ठीक है और कहाँ पर जो नहीं जो आप जाने वंदे का मातरम को लेकर के हमें दिखा रहे थे कटिंग, ठीक है सम्राट, एक चूंकि विवाद है तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप सदन की कार्रवाई के दौरान वंदे मातरम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये वंदे मातरम का अपमान होगा। ठीक है, ये शुरुआत जो होता है वंदे मातरम से होता है कार्रवाई का, और समापन जो होता है सत्र का वो वंदे मातरम से होता है। बीच में कोई नारा नहीं लगाएगा। संभवतः इसको लेकर के नोटिफिकेशन हुआ है। फिलहाल यही है संजय भाई। जी वो मैंने पढ़ लिया जी। धर्मेंद्र जी 30 सेकंड में। संजय जी, अच्छा होता कि आज यहाँ पर संघ का पक्ष रखने के लिए कोई संघ का भी होता तो ठीक होता, लेकिन दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आशीष तिवारी जी, बड़ा संघ का डिफेंड कर रहे हैं। मैं केवल लास्ट कहूंगा, चूंकि बड़ा विषय है जिस पर मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, अगर संघ के इतने बड़े पैरोकार है आप, संघ प्रमुख ने, जो कि संजय जी ने पहले बताया कि एक बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी को क्या आज तक जबान खुली प्रधानमंत्री जी की, कि संघ के डर बस केवल हटा करके उनको लालीपाप देना चाहते हैं। उनके उठाए गए प्रश्नों पर क्यों प्रधानमंत्री जी की जबान नहीं खुलती? आशीष जी चाहूंगा कि इस पर जरूर बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे सवाल कई हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत को मैं बड़े गौर से पढ़ता हूं, और मीडिया के हम संभवतः हर कोई देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है। जो उनकी नसीहतें होती हैं ना, उसमें कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो राष्ट्र विरोधी हो। जैसे उन्होंने सरकार बनते ही एक बयान दिया था कि विपक्षी दलों को विपक्षी दल की तरह सम्मान देना चाहिए। ठीक है, सरकार का वो नसीहत देते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे वाक़े हैं। फिलहाल चूँकि वक्त यहीं तक इजाज़त दे रहा है, अंदर से इशारा हो चुका है इस डिबेट को समाप्त करने के लिए। निश्चित तौर पर सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सवाल के कटघरे में रहेगा, घेरे में रहेगा। चर्चाएं तमाम तरह की होंगी। नकारात्मक विपक्ष आएंगे, सकारात्मक विपक्ष आएंगे। संघ पर चूंकि कांग्रेस का जो प्रतिक्रिया आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये कोशिश की गई है संघ में सरकारी कर्मचारियों को भीतर घुसाने की। प्रोफेसर राम गोपाल को मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी का, उनका कहना है कि पहले चोरी छिपे जाते थे कर्मचारी, अब खुलेआम जाएंगे। इस तरह के तमाम बयान मिलेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि चूँकि एक फ़ैसला आया है, ऐतिहासिक फ़ैसला आया है, जो ये देखना दिलचस्प होता है, इसमें कहीं भी प्रतिबंध नहीं है कि सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में जाएंगे ही जाएंगे, बल्कि मैंडेटरी है। और हमें लगता है कि सारे सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी जो हैं वो किसी न किसी विचारधारा से ज़रूर जुड़े होते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।